कैसे हो सभी मित्र। नमस्कार। मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से स्पेशल बायोलॉजी। जैसा कि हम लोग अब पढ़ते अभी तक आ रहे हैं, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तो कोशिका जीवन की इकाई में हम लोगों ने जो भी पीछे पढ़ा, आपको वो सारी बातें स्पष्ट समझ आई होंगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसान सी भाषा में हर एक पॉइंट आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये जो आपके साथ, तो ये नीट और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए खासकर बच्चे हमारे साथ जुड़ें, और उनके लिए स्पेशल होगा क्योंकि उनके साथ क्वेश्चन का आंसर देना है। एग्जैक्ट आंसर आखिरकार जो पूछा जाए उसका आंसर क्या है, क्या होता है। और क्लास 11 के बच्चे जुड़े रहेंगे, उनको सारी बातें समझ आने वाली हैं। तो आज जो चर्चा होगी उसमें हम बात करने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन। तो एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गन जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप सूत्र कणिका भी कहते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? सूत्र कणिका। तो सबसे पहले सूत्र कणिका की हम डिस्कवरी की बात कर लें, इसकी खोज की बात करते हैं। तो डिस्कवरी एंड नमनक्लेचर, यानी इसकी खोज और इसका नामकरण। तो देखिए भाई, जो खोज है, तो सबसे पहले किसने इसकी खोज की थी? तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर, एक साइंटिस्ट का नाम है कॉलिकर ने 1850 में। अब 1850 को याद रहे ना रहे, लेकिन कॉलिकर याद रखना। और कहां पर इन्होंने खोज की थी? इन्होंने इंसेक्ट की, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स की रेखित पेशी में, स्ट्रेटेड मसल्स में, या थाई मसल्स आप कह सकते हैं। थाई मसल का मतलब है कि जहां पर मांसपेशियां होती हैं, रेखित पेशियां, वहां पर। तो इंसेक्ट में, तो आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की भाई? कॉलिकर ने की। किसमें की थी? इंसेक्ट में। कौन सी मसल्स थी? रेखित पेशी थी, स्ट्रेटेड मसल्स थी। ठीक है, ये बातें। उसके बाद और इन्होंने उसको, कॉलिकर ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने सार्कोसोम नाम दिया था। सार्कोसोम नाम दिया था किसने? कॉलिकर ने। और यहीं पर बात करें फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला वर्ड दी, फाइला शब्द बोले थे कि फाइला। अब फिला बोल दो या फाइला बोल दो, बात कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, अल्टमान। फ्लेमिंग और अल्टमान तो साथ ही थे, अल्टमान। और अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिए थे भाई, बायोब्लास्ट। बट ये आपके दिमाग में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया फिर किसने कहा? आखिरकार इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने बताया ये नाम? तो ये नाम बताए थे सी बेंडा। कौन बताया भाई? सी बेंडा ने इसे क्या कहा? इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ने सूत्र कणिका नाम दिया। सूत्र कणिका नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने। और वास्तविक श्रेय, यानी खोज के, जो खोज करने का वास्तविक श्रेय है वो फ्लेमिंग और अल्टमान को जाता है, लेकिन जबकि सबसे पहला काम किसने किया था? कॉलिकर ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखेंगे आखिरकार ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, कहाँ पर मिलता है, किसमें पाया जाएगा, किसमें नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लेते हैं यहाँ पर। वितरण, इसका मतलब होता है वितरण, कहाँ पर मिलता है। तो देखिए, जैसे अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है माइटोकॉन्ड्रिया की,
सही बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए सारी बातें। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल सेल, यानी सभी जीवित पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मिलता है, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ को छोड़कर। अब किसको छोड़ रहे हैं, किसमें नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन कहाँ पर, किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ एब्सेंट होता है, किसमें नहीं पाया जाता है? तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। तो अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें एब्सेंट होती है, तो अगर एब्सेंट है तो इसमें उसके स्थान पर तो कुछ तो मिलता होगा। वो क्या मिलता है आप पहले वीडियो में जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं क्या मिलता है। बैक्टीरिया में क्या मिलता है? मीजोसोम, जो किसके इंटरफोल्डिंग से बनता था, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, बताएं, कमेंट करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती थी, वहां पर उससे बनता था ये। और इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर ब्लू ग्रीन एल्गी में बनता है, जिसका नाम क्या होता है? क्रोमैटोफोर होता है। यहां पर आप याद रखेंगे, क्रोमैटोफोर होता है, ठीक है ना, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमैटोफोर, और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा जो स्ट्रक्चर समझ आता है वो मीजोसोम है। अब यहाँ पर आपको कुछ और बातें बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीजीटी पीजीटी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी लोग। यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गई बात क्या है, कैसे है। इसके आगे आपसे 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर, किसमें, कितना मिल रहा, ये बात करेंगे। तब हम इसके स्ट्रक्चर को एकदम आराम से समझेंगे कि आखिरकार की संरचना कैसे बनाना, कक्षा 11 के बच्चे जो हैं वो कैसे बनाएंगे उस संरचना को, ये सारी बातें आपको स्पष्ट होंगी। आइए देखते हैं यहां पर। तो अब सबसे पहला काम करते हैं कि जो ये बैक्टीरिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी सूत्रकणिका, ये अगर हम कहें कि थैलोफाइट्स, और थैलोफाइट्स में हम मोस्टली बात किसकी करेंगे? एल्गी की, एल्गी यानी शैवाल की, शैवाल की। तो शैवाल की एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना शैवालों में। ईस्ट कोशिका में, देखिए ईस्ट सेल में, अब ईस्ट क्या है भाई, सबसे पहले ईस्ट बताओ, ईस्ट है क्या? ईस्ट क्या है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय फंजाई है, एक कोशिकीय फंजाई है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? 10 से कम होती है, 10 से कम। अब 10 से कम का मतलब कितनी? नॉर्मली आप 7, 8, 9 के बीच में रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसमें एग्जैक्ट तो दिया नहीं है, एग्जैक्ट नहीं दिया है। तो आपको जैसे पीएच मान में केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है भाई इसका पीएच मान कितना होगा, 1 से 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, तो उसी तरह से ऐसे आएगा इसमें भी जब क्वेश्चन बनेगा। ईस्ट सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं? तो 10 से कम होती हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक आपको बड़ी ऊंची बात बता दें, आपके समझ में तो आएगा ही, नोट में आप ध्यान रखिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस है, जिसमें ऊर्जा जो है वो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर रहती है, संचित रहती है। तो अब यानी कि जो अंग जितना तेज या जितना काम करता है उसमें ऊर्जा चाहिए, मतलब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मिलेगी कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी के रूप में संचित है वही एनर्जी है।
जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट वसायुक्त पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त हो जाती है। तो वही ऊर्जा से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जो शरीर ज्यादा काम करेगा उसी को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम बात करें ह्यूमन में, इन ह्यूमन, तो यानी कि मानव में सबसे बेस्ट बिजी ऑर्गन कौन सा है जो बहुत हमेशा काम करता है? अब आप बताओगे हार्ट, आप बताओगे लीवर, तो बिल्कुल। तो अगर हम लीवर की बात करते हैं, लीवर यकृत, तो इस यकृत में कितना, इस यकृत में कितना, इस यकृत में भाई 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि यानी जो अंग जितना कार्य करेगा उसको उतना ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसका मतलब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या ज्यादा होगी। इस बेस पर भी आप कंपेयर मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको भाई। इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पर। कितना प्यारा स्ट्रक्चर, वो बातें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, हमारे साथ कंटिन्यू। और पसंद आए टॉपिक तो आप लाइक शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों में, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आइए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका यानी डबल मेम्ब्रेनस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं। दिख रहा होगा भाई सभी को, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है भाई, ठीक है ना, आउटर लेयर है। और ये इनर लेयर बना रहे हैं जो बीच बीच में अंगुलियों के समान ऐसे निकला हुआ है। ऐसे, ठीक है ना, अंगुली के समान निकला हुआ है। अब आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम साफ क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए जैसे जो ये सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की लेयर यानी कि आउटर लेयर। अब ये लेयर कितने मोटी है? तो ये लेयर जो है 60 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये कैसी होती है भाई? ये स्मूथ होती है, चिकनी होती है। और इसकी सिमिलरिटी जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है, बाह्य परत है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान दिखती है। और इसमें एक खास बात है, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसमें जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भाई? तो जो आउटर लेयर है इसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी लेयर जो अंदर की लेयर है, ये इसका नाम वही होगा, अंदर है तो इसका नाम इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन कितने एंगस्ट्रॉम मोटी है? तो ये भाई जो है 64 एंगस्ट्रॉम थिक है, 64 एंगस्ट्रॉम थिक होती है ये लेयर। और इसके बीच में यानी आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में कुछ खाली स्थान दिख रहा होगा। ये स्थान जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसकी जो थिकनिंग होती है वो क्या है? इसकी जो थिकनिंग है वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो मोटाई है वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनफोल्ड हो गई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिसका नाम क्या है?
जिसका नाम है क्रिस्टी। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी, ये है क्रिस्टी। क्रिस्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिखर बोलते हैं, क्रिस्टी है। अब इसी क्रिस्टी पर छोटे छोटे रॉकेट के समान हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। छोटे छोटे रॉकेट के समान या बैडमिंटन के समान कुछ रचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? ये जो रचना है इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्सीसोम कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? ऑक्सीसोम कहेंगे। और इस ऑक्सीसोम में अगर हम कहें तो एक F1 पार्टिकल, F1 और एक 0, 2 पार्ट इसमें होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? फर्नांडिस मॉरेल। इसके डिस्कवरर का नाम क्या है भाई? फर्नांडिस मॉरेल। और इन्हीं के नाम से इसका F नाम रखा गया है भाई। तो अब इसमें F1 और F0 ये क्या है? अगर हम आपसे कहें कि ये जो है आपका, ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर है ऐसे, तो ये वाला आप ध्यान रखेंगे, ये जहां से जुड़ा है, क्रिस्टी के जिस पोर्शन से जुड़ा है, यहां पर देखिए, यहां पर देखो, इसको बोलते हैं बेस। ये क्या है भाई? बेस है, यानी आधार है। आधार को इन्होंने कहा कि ये F1 है। और जो स्फेरिकल गोलाकार रचना है, स्फेरिकल शेप, तो इस शेप को इन्होंने F0 यानी F0, एक मिनट उल्टा हो गया भाई, ये है F1, ये है F0, ये F0 है, ये F1 है। इसको कंफर्म करके आराम से लिख लीजिएगा भाई, सही F0 और F1। तो ये चीज मिल गया आपको, बात समझ आ गई। और इसी के कारण से इसमें ऊर्जा स्टोर होती है। अब बताइए कि भाई इसकी संख्या कितनी होती एक माइटोकॉन्ड्रिया में? एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम की संख्या 10⁴ से लेकर के 10⁵ तक होती है। ये वेरी वेरी IMP है, इसको याद रखे रहिएगा, क्योंकि बड़े एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने हैं। जैसे थिकनिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक एक शब्द, एक एक लाइन आपको समझ आएगी, आप देखते रहें। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ ऐसे गोलाकार जो है कुछ रचना होती है। इस गोलाकार रचना को क्या बोलेंगे आप? इस गोलाकार रचना को आप DNA बोलेंगे। DNA कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर दिख रहा है। कैसा? सर्कुलर, गोलाकार दिख रहा है। और इसके पास क्या है? इसके पास हिस्टोन जो है एब्सेंट है, यानी कि नो हिस्टोन, यानी हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं है। अगर DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाएगी तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? अगर DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन बाइंड हो गई तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और कॉन्ड्रियोसोम किसे कहा गया है? कॉन्ड्रियोसोम बता दो, कॉन्ड्रियोसोम क्या होता है? कॉन्ड्रियोसोम यूज करते हैं जब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ होते हैं, तो उस समूह को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसोम। तो यहां पर कॉन्ड्रियोसोम नहीं, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब इसके बाद इसी में, यानी इसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण और मिलते हैं इस तरह से। अब आपके दिमाग ये सब क्या मिल रहा है? अब इसमें दुनिया भर का इधर उधर है। तो ये जो आपको गोल सी रचना दिख रही है, इसको आप क्या बोलना चाह रहे हो? इसको आप बोलना चाह रहे हो कि ये भाई क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम में कौन सा राइबोसोम है, किस प्रकार का है? तो ये 70S राइबोसोम है। और 70S राइबोसोम, अब इसमें आपके दिमाग में आता होगा इसकी छोटी यूनिट, इसकी छोटी यूनिट 30S की होती है और बड़ी यूनिट जो है वो 50S की होती है। फिर भी आपके दिमाग में एक बात और सस्पेंस में आ गए, आखिरकार ये यस क्या है? यस का क्या मतलब होता है? तो यस का जो मतलब है, इस साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग यूनिट, ये जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसको
उसके नाम से यस जोड़ दिया गया, स्वेडबर्ग, यानी अवसादन गुणांक के रूप में इसका नाम दिया गया है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई हैं कि आखिरकार इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अब देखिए, अब इसके स्ट्रक्चर में बीच में ऐसे बहुत सारे फ्लूइड हैं, मतलब बहुत तरह के फ्लूइड, ऐसे कई कितने मटेरियल इसमें पाए जाते हैं, ये सब इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब बताओगे ये तरल पदार्थ इसके अंदर क्या कैसे है? तो अब इसके अंदर का जो तरल पदार्थ है, ठीक है ना, तरल पदार्थ, उसको आप क्या कहने वाले हो? इस तरल पदार्थ को आप, मेरा मन कर रहा है कि आप इसको मैट्रिक्स कह दो। इसके तरल पदार्थ को आप क्या बोलोगे? मैट्रिक्स, ठीक है ना। तरल पदार्थ को आप क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स कैसा होता है? मैट्रिक्स कैसा होता है ये देख लो, होमोजीनस होता है, होमोजीनस। अब होमोजीनस का मतलब समान। इस मैट्रिक्स में मिलेगा क्या क्या भाई? इस मैट्रिक्स में क्या मिलेगा? मिनरल्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, और वाटर मिलते हैं, और मैग्नीशियम के अणु मिलते हैं, कैल्शियम के भी अणु मिलते हैं। तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये कैसा मिश्रण होता है? ये क्वेश्चन बनेगा भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं? वो समांगी होता है कि विषमांगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स, जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स होमोजीनस होता है, यानी कि समांगी होता है। यहां तक बात पूरी स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है इसके अंदर का जो पूरा मामला है वो आपको कंफर्म समझ आ गया होगा। और इसका जो अगर कार्य देखेंगे तो इसका काम क्या है, इसका एक मोटा वर्क हम आपको फंक्शन बता दें काम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कोशिका का पावर हाउस है, ठीक है ना, कोशिका का पावर हाउस है। और इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन सब का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मुक्त होती है, और वो ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। इस रूप में एनर्जी जो है स्टोर्ड हो जाती है। तो आई होप आपको ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम प्लास्टिड के साथ चलेंगे, और तब तक के लिए आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, एपीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।